अस्सलाम वालेकुम। चंद ही खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज जहां न्यूयॉर्क में हफ्ते की रात और सितंबर की 13 तारीख, जबकि पाकिस्तान में इतवार की सुबह और सितंबर की 14 तारीख है। नाज़रीन, आज का शो बहुत अहम है, क्योंकि न सिर्फ आज मैं पाकिस्तान पर बात करूंगा और अमेरिका पर भी बात करूंगा, लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि मेरे साथ आज जो गुफ्तगू में शामिल होंगे वो एक बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, जनाब साद हफीज साहब। साद साहब जो हैं ये फॉर्मर बैंकर हैं इंटरनेशनल बैंकिंग में। इन्होंने कई दिहाइयाँ काम किया है और दुनिया भर में काम किया है, तो इनके इंटरनेशनल फाइनेंस पर भी नज़र है। लेकिन गुज़श्ता 10 सालों से ये लिख रहे हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ अखबारात, रसायल और जरायद हैं उनके लिए, बल्कि दुनिया भर में, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, उनके लिए ये बाकायदगी से लिखते हैं। इनके मजामीन पाकिस्तान में फ्राइडे टाइम्स में भी छपते हैं बाकायदगी से, और यहाँ पर भी यूरेशिया डाइजेस्ट, यूरेशिया रिव्यू और इंटरनेशनल पॉलिसी डाइजेस्ट और दूसरे ऐसे ऐसी पब्लिकेशन जो कि काफ़ी रिस्पेक्टेबल पब्लिकेशंस हैं, उनके इनके मजामीन छपते रहते हैं। और इनका जो मौजूद बहस होता है वो पाकिस्तान और आलमी सियासत, हर तरफ इनकी नज़र होती है। और तो इनके जो तजिए होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो साथ साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब। आपने बड़ा जेनरस इंट्रोडक्शन किया। शुक्रिया। नहीं सर, नहीं सर, यू डिजर्व इट। साहब, सीधा सादा सवाल मेरा कि पाकिस्तान से मुसलसल इंतहाई तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, रोजाना हम पढ़ते भी हैं, उन पर कमेंट भी करते हैं, आप लिखते भी हैं उनके ऊपर, आप भी कमेंट करते हैं दूसरे चैनल्स पर भी। तो जो खबरें आज आई कि जनूबी वजीरिस्तान में एक पाकिस्तान फौज का एक काफिला था, उसको एम्बुश किया गया, जिसमें 12 फौजी शहीद हुए। और इसके अलावा पाक फौज की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन जारी हैं। और आज जो पाक फौज की तरफ से ऐलान किया गया, तो कहते हैं टोटल 19 जो पाक फौज के जवान हैं वो शहीद हुए हैं, और इसी तरह कोई 45 मुख्तलिफ जो मिलिटेंट्स हैं उनको भी मारा गया है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एनवायरनमेंट काफी पहले से कॉम्प्लिकेटेड थी, उसमें नई कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक जो अहम नुकता था, आज पाकिस्तान के फौज के सरबरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दोनों बन्नू गए, क्योंकि ये जो फौजियों की जो मैयतें थी वो वहीं लाई गई थी बन्नू में, और वहाँ पर जो इंजर्ड सोल्जर्स हैं वो भी बन्नू के सीएमएच में तेरे इलाज हैं। तो इन्होंने वहाँ पर उनकी तीमारदारी भी की और नमाज जनाजा में भी शिरकत की। वहां पर शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा जी कि ये सारे के सारे जो दहशतगर्द हैं ये अफगानिस्तान से आ रहे हैं, और ये कि तालिबान को हमने बता दिया है कि उनको चूज करना होगा, या तो टीटीपी और पाकिस्तान, इनमें से एक के साथ इनको दोस्ती रखनी होगी। और हमने ये बिल्कुल फर्म मैसेज दे दी है। फिर साथ सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी गर्दिश खबरें भी गर्दिश करी कि शायद पाकिस्तान फिर दोबारा स्ट्राइक्स करेगा। क्या कहेंगे आप, ये पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? जहाँ स्पेसिफिकली ये जो इशू है टेररिज्म का, दहशतगर्दी का, ये पाकिस्तान को एक तो इंटरनेशनल भी बड़ी इफेक्ट करती है, इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करती है। और ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो होता रहता है कि हर महीने एक तरह की इंसिडेंट रिपोर्ट जो आती है उसमें कई हमारे सोल्जर शहीद होते हैं। और फिर इसी तरह को एक एक टोल दे दिया जाता है कि इतने दहशतगर्द शहीद हुए हैं। ये एक रेगुलर एक फीचर है पाकिस्तान का। लास्ट 3 मंथ्स में क्या हुआ है, हमें पता है कि हमारे रिलेशनशिप जो है अफगानिस्तान के साथ बहुत डिफिकल्ट है, ऑलवेज रही है। लेकिन हम थोड़ा बहुत सोच रहे थे कि भाई ये तालिबान फ्रेंडली गवर्नमेंट होगी, वो ना नहीं हुआ। और फिर अब जो सिचुएशन ये हो गई है कि चाइना ने बड़ी कोशिश की कि भाई हम कुछ तरह की सुलह करवा लें बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, तो ये टीटीपी के जो मसला है ये थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए। लेकिन लगता ऐसे है जहांगीर साहब के वहाँ सिंपथीज बहुत है टीटीपी के लिए, और हो सकता है कि उनकी रूलिंग स्टैब्लिशमेंट में भी होगी अफगानिस्तान की। हमारे यहाँ तो ये
एक तरह के एक नजरिया ये भी है कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इन इंसिडेंट्स को अपने लिए इस्तेमाल भी करती हैं। वो ये है कि इससे अटेंशन डाइवर्ट होती है। एक तो ये फ्रंटियर के ऊपर होता है, मीनिंग हमारे फ्रंटियर्स के ऊपर, बलूचिस्तान में या इन जगहों पे। मेनलैंड के ऊपर कम होता है, बहुत ही कम, एक दो इंसिडेंट्स हुए हैं इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो लेकिन अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक अच्छी चीज होती है, रिसोर्सेज के लिए, एडिशनल रिसोर्सेज के लिए। और फिर ये हमारे लोगों को, हमारे अवाम को ये कहना कि भाई ये थ्रेट परमानेंट है, ऑलमोस्ट परमानेंट है, और हमारा हम ब्लेम करते हैं हम हमारे पड़ोसी मुल्कों को, जैसे अफगानिस्तान में, बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग इशू। देखिए जी, मैं बिल्कुल। एक चीज कहूंगा, हमारी और ये जो एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी पाकिस्तान को, आइडियोलॉजीज का भी तो डिफरेंस है ना भाई। अगर ये टीटीपी की एक आइडियोलॉजी है, वो शरिया चाहते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर एक माइंड सेट है। हमारा ये माइंड सेट है कि हम एक सिक्योरिटी स्टेट रहना चाहते हैं, हम और कुछ नहीं करना चाहते। सो वी लुक फॉर एनिमीज, दे लुक फॉर एनिमीज, क्योंकि हमारे साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। एनीवे, मैं ये कहूंगा कि ये प्रॉब्लम जब ही सॉल्व होगी जब मुल्क की और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगी, विच इज बेशक। कनेक्शन की पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो हमारी सियासी बेशक। प्रॉब्लम्स जो है उससे बहुत बिल्कुल। कनेक्टेड बेशक मैं इसी तरफ आना चाहता हूँ। है जी। लेकिन एक जो नुक्ता जो आपने फरमाया है कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मसाइल जो हैं वो काफ़ी अरसे से, बल्कि कई सालों से चले आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा यानी सवाल भी है। यानी इसमें कोई शक नहीं है कि यकीनन अफगानिस्तान में पनाहगाहें मौजूद हैं। लेकिन अफगानिस्तान के तो बाकी भी ममालिक, पड़ोसी पड़ोसी ममालिक हैं। यानी ईरान भी है, ताजिकिस्तान भी है, उज़्बेकिस्तान भी है, तुर्कमेनिस्तान भी है। तो ये तमाम ममालिक हैं। स्पेशली ताजिकिस्तान में भी काफ़ी मसाइल हैं, उज़्बेकिस्तान में भी एक्सट्रीमिज़म का मसला है। लेकिन फिर तालिबान क्यों सिर्फ पाकिस्तानी ही तालिबान को, उनकी क्यों पुष्पनाई कर रही है, ये एक सवाल है। दूसरा, हमने यानी पहले हमें ये बताया गया था कि पाकिस्तान की बड़ी पोरस बॉर्डर है, और वाकई पोरस बॉर्डर है, बड़ी मुश्किल बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, कोई 2600 किलोमीटर से ज्यादा की। हमने इस पर ऑलमोस्ट $500 million लगाए कि हमने इस बॉर्डर के तकरीबन 90% से ज्यादा हिस्से को फेंस किया। वहां पर हमने ऐलान किया था कि हम 480 किले बनाएंगे। इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट के बाद इतने सारे दहशतगर्द कहाँ से आ गए? ये बड़ा सवाल है। क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? इसके इसके माने यही है कि आपकी जो सियासी सिचुएशन है वो इस तरह की है कि आपका जो ये एक प्रोविंस है केपी का, ये एक ही प्रोविंस है जो वो पार्टी रूल करती है जो सब पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी है। वो तो क्लियर है। उनकी एक पोजीशन इस इशू पर रही है, वो ये है कि भाई आप इसको मिलिट्री मीन से सॉल्व नहीं कर सकते। आप उनको इंगेज करना पड़ेगा अफगानिस्तान के साथ, आपको अपने लोगों के साथ भी इंगेज करने पड़ेगा जो कि टीटीपी के मेंबर्स हैं। अच्छा, ये तो एक वो है। अब दूसरी चीज ये है कि भाई आपने जो ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी जस्टिफिकेशन तो ये है कि ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट चलती रहे, मीनिंग कि भाई हमारी जो सिक्योरिटी स्टेट है उसको रिसोर्सेज मिलते रहे, वो हमारे अवाम को ये बताते ही रहे कि ये प्रॉब्लम जो है ये हमारी क्रिएटेड नहीं है, लेकिन हमें इनके साथ डील करना है। तो अटेंशन डाइवर्ट होती रहती है इस रियल कोर इशू के ऊपर। और जो बेशक। कोर इशू है, कोर इशू तो है भाई, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की मदद भी बहुत की है, हमने रेफ्यूजीज भी रखे हैं, लेकिन आपने अफगानिस्तान के अंदर इंटरफियर भी तो बहुत किया है। उनकी उनकी जो प्रोसेसेस हैं जैसी भी हैं, उनके अंदर आपने काफी इंटरफियर किया है। आपने उनके ऊपर, एक तरह से देखा जाए तो मैं बात करता रहता हूँ कि दोस्तों अफगानिस्तान के, वो ये कहते हैं कि आपने हमारे ऊपर तालिबान मुसल्लत किए हैं, जो इनके जो अपोजिशन ग्रुप्स हैं। अच्छा, अब तालिबान जो है ना, हमारा ये ख्याल था कि तालिबान मैनेजेबल होंगे। हम लोग ट्राई करते हैं कि मैनेजेबल सिचुएशन अपने नेबर्स के साथ रखें, लेकिन कोर इश्यूज को आप रिजॉल्व नहीं कर पाए। ये जो इशू है जहांगीर साहब, कि ये इकोनॉमिक इशू भी है। भाई अफगानिस्तान इज अ पुअर कंट्री, इट नीड्स एक्सेस, इट नीड्स ट्रेड, इट नीड्स ऑल द थिंग्स दैट पाकिस्तान आल्सो नीड्स। तो उसके ऊपर क्यों नहीं हम लोग एग्रीमेंट कर लेते कि भाई एटलीस्ट उसको, जैसे हम लोग पहली डिस्कशन हो रही थी कि भाई सीपैक को एक्सटेंड किया जाए ताकि वो फिर इनको एक्सेस दे। और सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया के अंदर बड़ी तरक्की हो रही है जैसे आप कह रहे हैं, और जहां तरक्की जो हो रही है उनकी रिलेशनशिप अफगानिस्तान के साथ फिर भी बहुत बेहतर है। पता नहीं है बिल्कुल है। हमारे साथ,
जी हाँ। यही बड़ी मैं मेजर तरक्की हो रही है वहां, तो बिल्कुल। उससे बड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो पाकिस्तान के इस सिचुएशन के ऊपर लेकिन फिर वही बाकी जो हार्ड कोर एलिमेंट्स हैं जहांगीर साहब, जो टीटीपी के हैं, जिनकी आइडियोलॉजी पाकिस्तान से मिलती नहीं है, उनके साथ बड़ा मुश्किल होगा हमारे साथ कोई एग्रीमेंट का होना। नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है। जी। लेकिन देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक ताल्लुक है। टीटीपी की मौजूदगी अफगानिस्तान में आज की नहीं, बहुत पुरानी बात है, क्योंकि बहुत पुरानी बात। जो जब अफगानिस्तान के तालिबान का शुमार अच्छे तालिबान में होता था और हम उनको पनाहगाहें देते थे, तो उस वक्त भी टीटीपी उनके बडीज थे, क्योंकि इन्होंने 7 अमरीकियों के खिलाफ लड़ा। और उसके बाद अब वो आज भी बडीज हैं, और खबरें हर किस्म की हैं। तो ये जो एक मुश्किल सूरत हाल है, पाकिस्तान के लिए हकीकतन एक बहुत बड़ा मसला बन गया है, क्योंकि इतनी हैवी कैजुअलिटीज हमारी हो रही हैं, इतनी हैवी। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त दुनिया के किसी भी खत्ते में, अदर देन वो इलाके जहां पर के एक्टिव जंगे हैं, वहां पर जितना यानी ट्रुप्स की कैजुअलिटीज हो रही हैं, शायद पाकिस्तान का वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। और हम लोगों का जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, उसमें आपको कोई फ्लॉ नजर आता है? क्योंकि जो ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ हैं, इन्होंने मीठा करने की कोशिश की, बात फिर भी नहीं बनी। इन्होंने बमबारी भी कर ली, एक नहीं कई दफा बमबारी कर ली, जी फिर हाँ। भी बात नहीं बनी। इन्होंने फेंसिंग भी कर ली, फिर भी बात नहीं बनी। जो पॉलिटिकल सेटलमेंट की बात, जिसका आपने जिक्र किया कि इमरान खान और उससे पहले बाजवा, बेसिकली वो भी फौजी की फौज थी, लेकिन इमरान खान भी इसके बड़े प्रोपोनेंट थे, तो जी। उन्होंने बातचीत भी की। फिर अब वही फौज खुद कहती है कि जी इमरान खान हजारों को यहाँ लाए थे। अच्छा, इमरान खान अगर हजारों को लाए थे, तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर किसी का तो इनपुट आया होगा। तो जिन लोगों ने उस वक्त इनपुट दिया था, वो लोग तो इस वक्त पाकिस्तान की फौज के आला तरीन ओहदों पर बैठे हुए हैं। तो क्या वो उस वक्त गलत थे या आज गलत है? पाकिस्तान क्या कर क्या रही है? जी हाँ, मैं एक जनरल पॉइंट बताता हूँ आपको, ये कि ये एक तरह का वो है, कॉप आउट है, जो अमेरिकन लफ्ज है, कि भाई आप ब्लेम हर चीज पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट पे करते हैं, इमरान खान पे ब्लेम करते हैं कि उन्होंने ये किया वो किया। हम पाकिस्तान में डिसीशंस जो होते हैं, नॉट ओनली अबाउट सिक्योरिटी बट एवरीथिंग एल्स, सिक्योरिटी पर्टिकुलरली, वो आर्मी के डिसीजंस होते हैं, जहांगीर साहब आपको पता है फुली। तो इसमें जो कुछ भी है कि भाई उनको रीसेटल किया गया या उनको उनके साथ जंग की गई, ये सारे उसमें आर्मी की इनपुट है, उनकी डायरेक्शन है। तो फौज को अपना अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। अगर उनको ये वो नहीं करेंगे, एक ही चीज हो सकती है, सॉवरन मुल्क के साथ जहां आप ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपके हॉस्टाइल हैं वहां पना लेते हैं, यू हैव टू एंगेज विद अफगानिस्तान। अनफॉर्चुनेटली और कोई वे आउट नहीं है। बमबारी इज बेशक। नॉट द वे आउट, बिकॉज उससे क्या, लेकिन वो शॉर्ट टर्म फिक्स है। या तो आप ऐसी मैसिव सिचुएशन करें, जो कि सोवियत यूनियन ने, उससे पहले ब्रिटिश ने, उसके बाद अमेरिका ने कोशिश कर ली कि भाई आप उसको एनाइलेट कर दें, आपके पास है रिसोर्सेज ऐसे, बट इट इज नॉट possible to do in the present environment. नहीं कर So you सकते have to engage. एंगेज। लेकिन एक सवाल है अभी, जी। कि एंगेजमेंट तो एक बहुत बड़ा यानी पाकिस्तान की जाने से कोशिश भी की गई है एक खास हद तक। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी जो है, नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी, देखिए, जब एपीएस का वाकया हुआ था Yeah. 2014 में, तो उसके बाद एक जामे नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई गई, और उसके बाद साल साल पता लगा कि उस पर कोई अमल ही नहीं हो रहा। और इस वक्त जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, वो भी इस वक्त बेसिकली एक, उसमें आपको एक एलिमेंट नजर आ रहा है कि जो भी कुछ हो फौरन एक्सटर्नलाइज कर दो। तो उसमें क्या होता है कि हमारी अपनी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस खत्म हो जाता है। क्या आप समझते हैं कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, जिसमें हमारी फौज और हमारे प्राइवेट जो 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 गवर्नमेंट के जो नॉन सिविलियन इदारे हैं, जिस तरह आईबी हो गया, एफआईए हो गया, पुलिस हो गई, और जो हमारी डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इनमें अगर कोई अकाउंटेबिलिटी का कोई प्रोसेस है हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, क्या इस पे कभी कुछ अमल हुआ है कि वहां पर भी पूछा जाए कि इतने बड़े वाकयात हुए, तो क्या वो साहिबान आज भी वहां मौजूद हैं, या वहां पर कुछ किसी से पूछगछ हुई? बिल्कुल बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। अकाउंटेबिलिटी, जिस तरह मैं फौज की बात करूं, डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में है, और अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान की फौज की कभी हुई नहीं फुली। फौज की मैं बात कर रहा हूं, और सिक्योरिटी एजेंसीज की भी बहुत कम हुई।
आपको पता है कि हमीदुर रहमान रिपोर्ट से आगे चल के कितनी रिपोर्टें आई है, बिन लादेन की जो आजकल इंटरनेशनल आपको यूएन में भी बातें चलती हैं, उसके बारे में भी, रेड के बारे में भी एक रिपोर्ट शाया हुई थी, वो भी कभी पब्लिक नहीं हुई। कोई, एज फार एज आई नो, हो सकता है कि उन्होंने इंटरनली कुछ किया हो फौज ने कि भाई ऐसे ऑफिसर्स को निकाल दिया जाए जो इसमें डेरेलिक्ट थे अपनी ड्यूटी के अंदर, लेकिन ये पब्लिक नहीं होती ऐसी चीजें। लेकिन पॉइंट जो आप कह रहे हैं कि सिचुएशन स्टिल एग्जिस्ट एंड इट इज गेटिंग वर्स। इट इज कभी गेटिंग कभी वर्स। कभी कभी कम होती है और फिर देन स्टार्ट्स अप अगेन। मुझे कह रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इज नॉट वर्किंग, वी नो दैट फॉर श्योर कि नहीं वर्क कर रही, लेकिन उसके ये हो सकता है कि मे बी दे डोंट वांट इट टू वर्क। अब तो मैं दैट्स उसी, ऑल्सो पॉसिबल। दैट्स या ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन एक चीज आपने शुरू में इस तरफ इशारा किया था साथ जी साथ, जी कि बहुत सारी चीजों का ताल्लुक सियासत से भी है। इस वक्त पाकिस्तान में मल्टीपल क्राइसिस चल रहे हैं। सिक्योरिटी या का क्राइसिस, जिस पे हमने काफी बात भी कर ली, और इस पे बात करते भी रहेंगे आने वाले दिनों में भी। लेकिन साथ हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, फ्लड की वजह से मामला बिगड़े हुए हैं। और फिर सबसे बढ़कर सियासी अदम इस्तेकाम है, जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सियासत दुश्मनियों में तब्दील हो गई है। तो इन हालात में पाकिस्तान के पास आगे जाने का क्या रास्ता रह गया है? क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? मेरा ये ख्याल है कि ये इश्यूज जो हैं, आप जैसे वन स्टार्टिंग विद नंबर वन व्हिच इज कि भाई आपने एक इलेक्शन को रिकॉग्नाइज नहीं किया, आपका जो ये हाइब्रिड निजाम है ये कंटिन्यूअसली इस मुल्क में चल रहा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इवन ड्यूरिंग इमरान खान टाइम देयर वाज अ हाइब्रिड सिस्टम इन इफेक्ट। तो जब तक कि आप पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो ये हालात पॉलिटिकल साइड में इसी तरह रहेंगे, मीनिंग कि जो हाइब्रिड सिस्टम है वेयर द पावर रिजाइड्स समवेयर एल्स, इट रिजाइड्स इन रावलपिंडी। तो इस तरह के जो सिस्टम चलते हैं वो बड़े डिसफंक्शनल होते हैं मेरे ख्याल में। उनकी शॉर्ट टर्म एडवांटेजेस ये होती हैं कि भाई आपको तो एक मेजर ऑफ सिक्योरिटी दे देते हैं, दे गिव यू मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर अ वाइल, वो भी नहीं चलती फिर सिचुएशन आगे, क्योंकि उसमें लोगों की इनपुट नहीं है। मैं आइडियलिस्टिक बात कर रहा हूँ। अब पाकिस्तान की बात ये होगी कि आपने इस हाइब्रिड निजाम में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है over 65 years to overturn it and go back to a truly democratic path, उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी। the only way possible there is कि हमारे जो सिविलियन हैं, जो कि हमारी सिविलियन पॉलिटिशियंस हैं, वो सब बैठ के बात करें। लेकिन आजकल फौज ने ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है कि दे आर एक्चुअली फाइटिंग ईच अदर ऑल द टाइम, तो कंसेंसस डेवलप ही नहीं होता। द होल आइडिया इज कि भाई लोगों की रिप्रेजेंटेशन, अवाम की रिप्रेजेंटेशन जो है, जो इनपुट बहुत जरूरी है, नॉट ओनली एट द नेशनल लेवल, प्रोविंशियल लेवल एंड पर्टिकुलरली एट द लोकल लेवल, वो तो नजर ही नहीं आती। ऑल द डिसीजंस आर सेंट्रलाइज्ड, वो होते हैं एक जगह, और बेसिकली इस्लामाबाद में होते हैं। 18वीं अमेंडमेंट के बाद कोई थोड़ी सी आई थी कि थोड़ी प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दिया आ गया जी। जाएगी, प्रोविंसेस, लेकिन इवन दैट वाज मिसयूज्ड। वो रियली मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा, तो यू हैव टू फिक्स दैट। और अपनी रिप्रेजेंटेशन फिर भाई आप एक तरह डिसाइड कर ले, एक दफा डिसाइड कर ले। एंड द थिंग इज कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली डिसाइड भी नहीं कर सकता। हम लोग होमोजीनियस सोसाइटी तो वैसे भी नहीं है, बड़े आइडियाज हैं, 4 प्रोविंसेस हैं, ये वो, कि भाई आप एक डिसाइड कर ले कि भाई आपको डेमोक्रेसी चाहिए या एक अथॉरिटेरियन पाथ चाहिए। ट्रूली चाइना का मॉडल अडॉप्ट कर लें और फिर उसके बेसिस के ऊपर आप काम करें। आप वो भी नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर अनश्योर, यू बिलीव कि भाई ये जो मिक्स एंड मैच, ये जो सिस्टम है आपका, ये चलता रहेगा इनडेफिनेटली और क्राइसिस लेकिन क्या ये आते रहेंगे। चलेगा? ये चलेगा? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज तो आज का है इसके ऊपर। लेकिन ये आई टेल यू, जब तक कि भाई ये फौज की जो ताकत है, ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज की ताकत है, जब तक कि ये कंट्रोल नहीं होती, एंड द फैक्ट इज कि भाई सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं आती, इट विल रन दिस वे अनलेस बिल्कुल। पाकिस्तान इटसेल्फ इज, यू नो बिल्कुल अब एक्सट्रीम बात तो नहीं करना चाहते हम लोग। बिल्कुल, बेशक खुदा ताला हमें हाँ उस हाँ दिन से दूर रखे। जी लेकिन अब सवाल यह है कि देखिए, ये जो आपने जिस तरह फौज के किरदार पर आपने यानी बात की, और बिल्कुल हमारी तारीख भरी पड़ी है इससे। और इस वक्त भी फौज पर ये उंगलियां उठाई जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट सब कुछ करा रही है। वो शायद करा रही हो, ना करा रही हो, लेकिन एविडेंस यही है कि शायद करा रही है। और अगर वो करा रही है, तो फौज को इससे क्या हासिल होगा? क्योंकि फौज तो बीच में बदनाम हो रही है। जी। मैं आई गो बैक टू दैट ओरिजिनल पॉइंट जो बहुत यूज होता है कि पाकिस्तान इज अ कंट्री वेयर
द आर्मी हैज द कंट्री एसेंशियली। आर्मी के पास एक कंट्री है, ये नहीं है कि एक कंट्री के पास एक फौज है, क्लियरली। बिल्कुल सही है। तो मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि दे बिलीव के दे नो, उनका जो गार्डियनशिप रोल रहा है ना पाकिस्तान के अंदर एज गार्डियंस ऑफ द स्टेट, वो पैरामाउंट है। वो दे बिलीव कि दे हैव ऑल द सॉल्यूशंस। और आप ये चीज देखी होगी कि फ्रॉम बिजनेस टू सोसाइटी टू पॉलिटिक्स, उनकी जो पहुंच है इतनी ज्यादा है, इट इज वेरी हार्ड टू ब्रेक दैट एंड हाउ टू ब्रेक दैट माइंडसेट कि भाई हम लोग सुपीरियर हैं ऑर्डिनरी लोगों से, एंड वी आर सुपीरियर टू द सिविलियन पॉलिटिशियंस। ये एक बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर। बेशक ये काफी बहुत बड़ा मसला है, और इसने एक बड़ा वेज भी क्रिएट किया हुआ है। बड़ी जो खलीज है वो बढ़ रही है अवाम के दरमियान और रियासत के दरमियान, यानी सिर्फ फौज के दरमियान नहीं, रियासती इदारे जिसमें या अदलिया भी या शामिल है। अदलिया पर कौन यकीन करता है इस वक्त, जिस किस्म की अदलिया बैठी हुई है। लेकिन बहरहाल, मैं चूंकि टाइम इस पर भी काफी हमने लगा लिया, काफी बात हो गई इस पर, इस पर हम बात करते रहेंगे। लेकिन एक चीज जो आखिरी सोल्यूशन अगर आप क्विकली बता दें, क्योंकि फिर मैं अमेरिका की थोड़ी बात करना चाहता हूँ, इसका क्या, यानी व्हाट इज द वे आउट नाउ, बिकॉज इट इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। फौज के लिए भी एक मुश्किल, यानी रोजाना जनाजे उठाना कोई आसान काम नहीं है। उन लोगों से पूछें जिनके बेटे और भाई और जी जी वो जी जी। फौज शहीद हुए बीच में, या फिर उन ऑफिसर से पूछें जिन जो इनको कमांड कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनको भी तो इस पर बहुत ज्यादा अफसोस तो होगा, खुश तो कोई नहीं होगा। तो इससे निकलने का, इस गर्दाव से निकलने का रास्ता क्या है? भैया आप, मैंने तो आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया था बिफोर वी गॉट ऑन द प्रोग्राम कि मैं आई विटनेस हूँ ईस्ट पाकिस्तान का, टू द हम्म, क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। जी बिल्कुल। टू मी उस वक्त एक चांस था कि भाई कुछ हो सकता था। उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो एसेंडेंसी में थे उस वक्त, और हम्म। ये थॉट था प्रोसेस के वो रिफॉर्म्स करेंगे और आर्मी को सिविलियन सुप्रीमेसी होगी। अब बड़ा मुश्किल हो गया है। आई बी ट्रूली ऑनेस्ट विद यू, द ओनली वे दिस कैन हैपन नाउ is a nationwide movement just that will bring about complete change, which is not possible at the moment। जो चीज हो नहीं सकती कोई सोल्यूशन, तो इंटरम सोल्यूशन वही है कि भाई लोग अपना एक नेशनल वे में सोचें, रूल और ऑफ लॉ लाए फौज और कानून आइन को। और रूल हम्म। ऑफ लॉ को रीस्टेब्लिश करें, कोर्ट्स को आप फ्री करें। ये जो आपने ये सिस्टम बना रखा है 26th अमेंडमेंट के बाद, उसको आप रिवर्स करें। इस तरह के प्रोसेस वो भी फौज अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि प्रेजेंट सिविलियन गवर्नमेंट जो है इट्स बिहोल्डन टू द आर्मी टू सर्वाइव बिकॉज इट्स अ वेरी अनपॉपुलर गवर्नमेंट। राइट। अब एक चीज आखिरी, बिफोर वी मूव टू द टॉपिक, क्योंकि आपने बांग्लादेश का जिक्र किया एंड यू आर विटनेस टू ढाका डिबेकल, सिर्फ इतना बताइए कि आपने वो दौर भी देखा और आप ये दौर भी देख रहे हैं। वो भी एक मुश्किल दौर था, ये भी एक मुश्किल दौर है। मुझे ये बताइए, बदतर दौर कौन सा था? उस वक्त बड़ा बदतर दौर था इन द सेंस कि वी थॉट वी हैड नो होप लेफ्ट। जब हम लोग वापस आए थे वहां से, तो वी रियलाइज्ड कि भाई मे बी दिस कंट्री रम्प वेस्ट पाकिस्तान वुड नॉट सर्वाइव। वो तो लकी रहा कि भाई वो शिमला का एग्रीमेंट हो गया एंड प्रेशर आया आउटसाइड पावर से, उन्होंने हमारे ऊपर यहाँ वेस्ट पाकिस्तान में चढ़ाई नहीं की फुली, और ये और एनीवे सो वी कैरी ऑन। बट वी नेवर लर्न अ लेसन फ्रॉम दैट। सबसे बड़ी बात तो ये है हम्म। जहांगीर साहब, और वही चीजें अब हो रही हैं। और हम मेरे ख्याल में 25 साल के बाद भी यही बातें करते रहेंगे द वे वी आर और गोइंग। हमारे पास रास्ता है, लेकिन हमारे पास रास्ते को इख्तियार करने का इस वक्त इख्तियार भी नहीं है, क्योंकि जिनके पास है वो इख्तियार नहीं करना चाहते शायद। जहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट कंट्रोल करते हैं इस प्रोसेस को समझ गया, टोटली। बिल्कुल ठीक। एक अब थोड़ा अमेरिका का जिक्र करते हैं कि अमेरिका में भी बहुत ज्यादा तब्दीली आई है। जब सदर ट्रंप ने अपना दौरे सदारत शुरू किया तो उन्होंने काफी ज्यादा कौम परस्ताना पॉलिसीज अपनाई, यानी ही द नेशनलिस्ट, अमेरिकन नेशनलिस्ट है बुनियादी तौर पर। जो पॉलिसीज उन्होंने अपनाई तो उसकी वजह से यहाँ पर दो तीन चीजें हुई। एक तो ये कि दुनिया के साथ जो वो प्रोटेक्शनिज्म, यानी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज और टैरिफ्स का दौर आया, साथ फिर इमिग्रेशन रेड्स और क्रैकडाउन का दौर आया, और साथ ही एक ऐसा पॉलिटिकल नैरेटिव परवान चढ़ा जिसमें कि अब टॉलरेंस का लेवल भी कम हो रहा है। जिस तरह हमने अभी जो सदर ट्रंप के बहुत करीबी साथी चार्ली कर्क के कत्ल की सूरत में देखा कि उनके साथ नजरियाती इख्तिलाफ बहुत सारे लोगों का था, क्योंकि वो रिपब्लिकन थे। डेमोक्रेट्स और वो लोग जो कि उनके साथ यानी एक जहन नहीं रखते थे या एक सोच में उनके साथ नहीं थे, तो वो उन पर क्रिटिसिज्म भी करते थे। लेकिन वहां पर एक 22 साल नौजवान उठा और उसने उनको कत्ल कर दिया। तो ये अमेरिका किस तरफ जा रहा है?
अमेरिका में जो सबसे बड़ा इशू है पोलराइजेशन का, बड़ा ह्यूज इशू है। इट इज रिफ्लेक्टेड इन द पॉलिटिक्स, इट रिफ्लेक्टेड इन द डिस्कोर्स। एक साइड दूसरी साइड को सुनने को तैयार ही नहीं है। और फिर ये सोशल मीडिया भी बीच में आ गया है, विच इज द नेगेटिव साइड ऑफ सोशल मीडिया। पॉजिटिव साइड इज देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन विच इज अ गुड थिंग। लेकिन ये अब डिवाइसिव डिस्कशन जो हो गया है। लेकिन एक चीज का मैं जरूर कहूंगा आपसे कि अमेरिका की एक हिस्ट्री रही है कंपेयर टू मेनी अदर कंट्रीज के पॉलिटिकल डिफरेंसेस आर सेटल्ड थ्रू द बैरल ऑफ अ गन। ये बड़े पुरानी रही है आपकी। तो इनकी हिस्ट्री जो है, टाइम जब असैसिनेशन हुआ था इब्राहिम लिंकन का आफ्टर द सिविल वॉर, और राइट आफ्टर, और फिर सिक्सटीज के अंदर जो मेजर असैसिनेशन हुए थे, जॉन एफ के, रॉबर्ट राइट। के, और राइट। मार्टिन लूथर किंग के। उसके बाद थोड़ा सा रेगन साहब का एटीज में असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई, बच गए थे वो बहुत टफ्ट अच्छी। हुई थी हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत हुई थी। तो इनकी एक हिस्ट्री है। जी हाँ, ठीक है। तो ये जो चीज है, आजकल की पॉलिटिक्स इतनी पॉइजनस है, इतनी पॉइजनस है, और प्लस गन कल्चर इतना इंट्रेंच्ड है कि भाई आप कहीं भी जाके आप उनको, अब ये जो सो एलेज्ड शूटर जो है, यू सी पिक्चर्स ऑफ हिम एज अ चाइल्ड ग्रोइंग अप विद गन्स। तो ये जो हम्म। गन कल्चर है ना, बड़ा इसका माइंड के ऊपर इफेक्ट करता है। अब पॉलिटिकल डिफरेंसेस जरूर होंगे। ये कुछ कहते हैं कि भाई ये राइट विंग के अंदर इंटरनल फ्रिक्शन हुई है, राइट विंग अमेरिका के अंदर। लेकिन ये भी हो सकता है कि भाई ये कोई और चीज भी हो, which investigations will reveal it. But बेशक ये it's पता the लग जाएगा। poisonous, divisive atmosphere. बिल्कुल, और उसका अभी असर अमेरिका की सियासत पर नजर आ रहा है, क्योंकि Yeah, यानी चार्ली कार्क को जिस तरीके से बहिमाना तरीके से कत्ल किया गया, उनके yeah, वाइफ और बच्चे सामने बैठे हुए थे और yeah, उनको कत्ल किया, बावजूद इसके कि उनके साथ चाहे कोई भी इख्तिलाफ रखे, लेकिन यह है कि उनका ये नहीं बनता था कि उनके साथ ये किया जाता। आ, हमारे साथ 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 टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। हम अगली नशिस्त में फिर इसके ऊपर कभी बात करेंगे कि अमेरिका के अंदर जो सियासत जिस डगर जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ मिड मिड टर्म इलेक्शंस भी होने हैं, उस पर नजर डालेंगे कि उसका yeah, क्या कुछ बिल्कुल। असर होगा। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। आपने मुझे बड़ा टाइम दिया और बड़ी तफसीली बहस हुई आपके साथ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये था आज का शो। जाने से पहले आपसे एक बार फिर दरखास्त के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।